हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लाइमेट। ठीक है। आज हम लोग क्लाइमेट में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो करेंगे, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो करेंगे उसका नाम है एटमॉस्फेयर। देखो, आज से पहले आप लोगों ने एनसीईआरटी तो पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने आज से पहले एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आज जो हम एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से पढ़ेंगे कि यूपीएससी हमसे क्या डिमांड करता है और वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने नॉलेज के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? देखो, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं, यही चीज पढ़ेंगे ना एटमॉस्फेयर में हम लोग। देखो, सबसे पहले एक मिनट, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस द इन्वेलप अर्थ फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है, दैट इन्वेलप अर्थ फ्रॉम ऑल साइड। अभी समझो क्या है कि हम लोग एटमॉस्फेयर को इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक लेयर है अर्थ के ऊपर, जो लेयर एयर में बना हुआ है। ठीक है, जो अर्थ को चारों तरफ से घेरता है। और ये क्या है, अर्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है और साथ ही साथ इसका खुद का भी मास होता है। ठीक है, तो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ मास ऑल्सो। अब देखोगे 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास जो है ना, वो कहाँ पे है, वो लाई करता है 32 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ का सरफेस से ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे तो 32 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का मोर देन 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास लाइज करता है। अभी देखो क्या है ना, ये ना सब कुछ एयर ही है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप आंखों से देख पाओगे। ये क्या है, एयर। और एयर क्या होता है, एयर होता है कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता है, जिसमें किसी भी तरह की सुगंध नहीं होती, जिसमें किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं होती, ऑर्डरलेस भी होता है। साथ ही साथ आप इसको तभी फील कर सकते हो जब ये विंड के थ्रू मूव करे। ठीक है, ये खुद से मूव भी नहीं करता, ये मूव करता है कैसे, थ्रू विंड। तो जब ये मूव करेगा तभी आप इसको देख पाओगे। अभी देखो सबसे पहले कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आखिर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, सप्लाई ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है फॉर की लाइफ, जो भी लिविंग क्रिएचर है अर्थ के ऊपर उन सब के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा है सप्लाईज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को प्रोवाइड करता है और प्लांट क्या करता है इससे, इससे फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या करता है एटमॉस्फेयर। ये तो बेसिक चीजें थी। सबसे जो बड़ा काम करता है वो क्या है, प्रोटेक्ट अर्थ। अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करता है, जो भी हमारे पास हार्मफुल यूवी रेज आ रहे हैं। ठीक है, हार्मफुल यूवी रेज अर्थ को इस चीज से प्रोवाइड करता है। और ये कौन करता है, तो ये ओजोन लेयर करता है हमारे एटमॉस्फेयर का। साथ ही साथ जो सोलर विंड आते हैं, ठीक है, सॉरी, जो सोलर विंड है, इस सोलर विंड से भी अर्थ के लिविंग क्रिएचर को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये यहाँ के वेदर को एंड क्लाइमेट को रहने के लायक बनाता है। ठीक है, अभी सोचो कि क्या ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं बिना एटमॉस्फेयर के, बिना एयर के। अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ओशन पढ़ा, हमने वहां पे भी देखा क्या हम सरवाइव कर सकते हैं वाटर के बिना। उसी तरह से हम यहाँ भी देख रहे हैं, क्या हम एयर के बिना सरवाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, एयर इज ऑल्सो अ एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है, एयर इज ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट जिसके थ्रू हमें लाइफ मिलता है, और अगर वो ही नहीं रहेगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था। तो अब जब हम इतना समझ चुके हैं तो अब हम समझेंगे कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है। सबसे पहले देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में ना
तीन तरह के कंपोनेंट है। पहला क्या है? पहला है गैस। दूसरा क्या है? दूसरा है वाटर वेपर। तीसरा क्या है? तीसरा है डस्ट पार्टिकल। हमारे एटमॉस्फेयर में इस तीन तरह के कंपोनेंट है। ठीक है, अभी क्या है ना, हम तीनों कंपोनेंट को अलग अलग देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग गैस को देखते हैं। ठीक है, ये जो गैस कंपोनेंट है ये क्या है? देखो, सबसे पहले एक बात समझो, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, इनमें जो मेजर गैसेस हैं, ठीक है, उन मेजर गैसेस का प्रोपोर्शन जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, मेजर गैसेस कौन कौन से हैं मेजर गैसेस में? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है नाइट्रोजन। और ये अर्थ का मोर देन 78%। ठीक है, हमारा अर्थ का जो मोर देन 78% गैस होता है ना, वो क्या होता है? वो नाइट्रोजन होता है। क्लियर है? इसके बाद आता है दूसरा, और ये क्या है? ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ये 21% है। जो किस चीज में हेल्प करता है? रिस्पिरेशन में। और नाइट्रोजन किस चीज में हेल्प करता है? डाइल्यूट ऑक्सीजन एंड कंट्रोल कंबस्शन। समझ आ रहा है? इसके बाद आता है हमारा मेजर गैस आर्गन। ये क्या है? ये कितना है? ये है 0.93%। ठीक है, फिर आता है अदर गैस। अभी देखो यहाँ पे ना, अदर गैस में क्या क्या है? अदर गैस में आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, आप नियोन ले सकते हो, आप हीलियम ले सकते हो। लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या देखना है? हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो मेजर गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोर देन 78% हमारा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अभी इसके अलावा वेरिएबल गैस कौन कौन से हैं? ये सारे क्या है? ये सारे मेजर गैस हैं जिसका जो प्रोपोर्शन होता है ना, ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस होते हैं, जैसे कि वेरिएबल गैस हम उसे कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल गैस। और ये जो वेरिएबल गैस होता है ना, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कम ज्यादा होता रहता है। और इसमें सबसे पहले आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी हमारे पास इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन के ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन आप इस चीज को समझो, सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट होता है किसके लिए? सोलर रेडिएशन के लिए। लेकिन जब हम यहां से देखते हैं कि हमारे अर्थ से जो टेरेस्टेरियल रेडिएशन होते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसके लिए ये ओपेक होता है। और यही रीजन है कि CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैस इमिशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट मानते हैं। ये क्या करता है? ये हीट को अब्सॉर्ब करता है एंड वापस से हीट को रेडिएट कर देता है अर्थ की तरफ। ठीक है, इसीलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए पढ़े हैं क्लास 6 7 में। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो, आप CO2 का मतलब समझो कि CO2 और क्लाइमेट चेंज में क्या मीनिंग, मतलब क्या रिलेशन है। जैसे जैसे ये क्या है? ये वेरिएबल गैस है पहले तो। ठीक है, और जब भी आप देखोगे CO2 का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब भी हम फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, इसके कारण क्या है? हमारा CO2 का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा हमारे एटमॉस्फेयर में। और जब ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि हमारा एयर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक होता है, जिससे क्या करता है? हीट को रेडिएट कर देता है वापस अर्थ की तरफ। लेकिन हमारा जो सोलर रेडिएशन होता है, इसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है, वो इजीली पेनिट्रेट कर पाता है। और यही रीजन है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसका बेसिकली आप देखोगे टेम्परेचर को ये बढ़ा देता है। और इसी कारण से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? तो अगर कभी यूपीएससी में ऐसा स्टेटमेंट आए, विच गैस इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो आप क्या लिखोगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है?
चलो अब आते हैं हम दूसरे वेरिएबल गैस पे, और ये क्या है, ये है O3। मतलब क्या होता है इसका नाम, इसका नाम है ओजोन। जिस लेयर के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ऊपर देखा था, मतलब ये क्या है, ओजोन जो गैस है, ये गैस बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में 10 to 50 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। जो क्या करता है, इसका काम होता है बेसिकली, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और हमें प्रिवेंट करता है किसी भी तरह के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, हमारे जेनेटिक डैमेज को लेकर, हमारे क्रॉप्स को, ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर को। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में O3 का लेयर नहीं रहेगा तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोलर रेडिएशन इतना ज्यादा आएगा, यूवी रेडिएशन इतना ज्यादा आएगा कि हम लोग उसे संभाल ही नहीं पाएंगे। हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, स्किन कैंसर होने लगेगा, हमारा जेनेटिक डैमेज हो जाएगा, हमारा क्रॉप डैमेज हो जाएगा, ओशन में जो वाटर है वो वाटर भी सूखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो था हमारा वेरिएबल गैस गैस में मेजर दो गैसेस। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, कि हम थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि हमारे अर्थ पे बेसिकली गैसेस का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, आपको दो गैसेस समझना है। पहले क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है क्या है, ये नेग्लिजिबल है एट 120 किलोमीटर। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि जब हम CO2 के बारे में बात करते हैं, CO2 एंड वाटर वेपर के बारे में, तो ये दोनों गैसेस आपको कहां तक मिलते हैं, कि आपको सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर तक मिलते हैं, अप टू 90 किलोमीटर, इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको पूरा का पूरा यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन इसी तरह से आ रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कोई एनसीईआरटी की बुक में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वाटर वेपर के बारे में। ठीक है, ये भी एक गैस है। ठीक है, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, आप देखो, अगर आप नेचर में देखोगे कि हमारे पास वाटर वेपर पहले से ही प्रोड्यूस था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हाईली वेरिएबल गैस होता है, इसका क्वांटिटी घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे ही आप जाओगे हाईली वेरिएबल, एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है, पहली बात, इसीलिए हाईली वेरिएबल लिख रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे अल्टीट्यूड में जितना ज्यादा ऊपर चलते जाओगे, आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, तो आप देखोगे कि आप वाटर वेपर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और ये सबसे पहली बात इक्वेटर में सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा पड़ती है, और जैसे ही हम इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी आपको डिक्रीज होता दिखेगा। ठीक है, डिक्रीज, जैसे ही हम पोल की तरफ पढ़ेंगे हमें वाटर वेपर का अमाउंट कम होता दिखेगा। ठीक है, ये इसका नेचर है। अभी देखो, अगर हम परसेंटेज वाइज वेरिएशन देखते हैं, ठीक है, परसेंटेज वेरिएशन, तो हमें क्या दिखता है, आप देखोगे कि जैसे ही हम टॉपिक पे होते हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिक एरिया में, ठीक है, ट्रॉपिक एरिया या फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज में, इन एरियाज में आपको अप टू 4% वाटर वेपर दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही आप डिजर्ट या फिर पोलर एरिया में जाते हो, ठीक है, डिजर्ट एंड पोलर रीजन, यहाँ पे क्या, ये लेस देन 1% होता है। ये चीज कहां से पता चला आपको, यहां से पता चला। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है सनलाइट, उसका रीजन है इवापोरेशन। ठीक है, अभी देखो वाटर वेपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। वाटर वेपर क्या करता है, जो सनलाइट आती है, ठीक है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ क्या है, हमारे टेरिस्टेरियल रीजन को हीट रिटेन करने में हेल्प करता है। क्यों, एक ये भी एक ब्लैंकेट की तरह रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, अर्थ को प्रिवेंट करता है कहां से, ज्यादा, रुक जाओ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस लिखते हैं,
सबसे पहला क्या है? एब्जॉर्ब इंसोलेशन। ठीक है, सनलाइट आ रही है, ये सन है, ये हमारा क्या वाटर वेपर है। ठीक है, सनलाइट आ रही है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है और ये यहाँ पे ज्यादा नहीं पार हो पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ब्लैंकेट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये ब्लैंकेट क्या कर रहा है? ये ब्लैंकेट अर्थ को प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट एंड टू कोल्ड। ज्यादा गर्म भी नहीं होने दे रहा है और ज्यादा ठंडा भी नहीं होने दे रहा है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ह्यूमिडिटी को। किसको कंट्रोल कर रहा है? ह्यूमिडिटी को। ये कंट्रोल कर रहा है क्लाउड को। ये कंट्रोल कर रहा है रेनफॉल को। ये कंट्रोल कर रहा है स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एयर। देख रहे हो वाटर वेपर का कितना काम है? तो इससे क्या पता चल रहा है? जितना ज्यादा वाटर वेपर रहेगा, इतना ज्यादा मोर लेटेंट हीट, और जितना ज्यादा लेटेंट हीट उतना ज्यादा, इसको लिख देते हैं मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? तो इसका पूरा प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल, देखो डस्ट पार्टिकल का सोर्स क्या है? सबसे पहले ये समझो, हमारे सी में जो सॉल्ट है, ठीक है, जब इवापोरेट होता है तो कभी कभी क्या होता है, माइनर अमाउंट में ये भी वाटर वेपर के साथ साथ ऊपर चलता है। ठीक है, हमारे हमारे एरिया में, हमारे टेरिस्ट्रियल रीजन में जो फाइन सॉइल है, जब एयर चलती है, विंड बहता है, तो क्या होता है, अपने साथ जो एकदम फाइन सॉइल मटेरियल होता है उसको भी लेकर उड़ता रहता है, जो कि क्लाउड के साथ ऊपर चला जाता है। स्मोक हो गया, शूट हो गया, ऐश हो गया, जो वॉल्केनिक ऐश होते हैं वो भी क्लाउड में जाके मिल जाते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है वो भी जाके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्लाउड में जाके मिल जा रहा है। हम सिर्फ डस्ट पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, और डस्ट पार्टिकल क्या है? सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक, ऐश, इसको आप वॉल्केनिक ऐश लिख लेना। ठीक है, पॉलन ग्रेन एंड साथ ही साथ मिटियोरिक डस्ट। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब डस्ट पार्टिकल है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो लोअर एटमॉस्फेयर में क्यों ये सब ना भारी होते हैं, इसका मास ज्यादा होता है, तो हवा के साथ ये बहुत ऊपर तक नहीं उठ पाता है। तो इसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे कि डस्ट पार्टिकल लोअर एटमॉस्फेयर में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और इससे भी ज्यादा ये तो लोअर एटमॉस्फेयर में मिल ही रहा है, लेकिन आप देखोगे मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्राई विंड। इस रीजन में क्या होता है? विंड बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां पे लगातार बारिश होती रहती है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सोलर रेडिएशन आता है, इवापोरेशन ज्यादा होता है, और वो ओशनिक रीजन होने के कारण क्या होता है, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होता है एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा होता है, जिसके कारण वहां पे डस्ट पार्टिकल का अमाउंट आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो क्या है, ये तो ज्यादा से ज्यादा हमें कहा दिख गया? सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में। क्यों? ड्राई रीजन के कारण। और हमने एक बात और क्या बोला? लेस। सबसे कम कहाँ मिल रहा है? सबसे कम मिल रहा है हमें इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रेनफॉल। और कहां पे कम मिलता है? पोलर रीजन में। क्यों? इतना ज्यादा वहां पे बर्फ है, सब कुछ ग्लेशियर के फॉर्म में है, सॉइल ज्यादा है ही नहीं, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल कैसे बनेगा? ठीक है, तो यही रीजन क्या है, पोलर रीजन में आपको डस्ट पार्टिकल कम देखने को मिलते हैं। अभी इंपॉर्टेंस क्या है डस्ट पार्टिकल का? आखिर डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं हम लोग।
इंपॉर्टेंस, आप देखोगे जो डस्ट पार्टिकल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक्ट करता है, एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है ये किस चीज के लिए जरूरी होते हैं, ये जरूरी होती है कंडेंसेशन के लिए, ये जरूरी होती है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, ये जरूरी होती है रेनफॉल के लिए। ठीक है, और इसीलिए क्या है कि डस्ट पार्टिकल का हमारे एटमॉस्फेयर में होना जरूरी है। अगर नहीं होगा कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, रेनफॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप समझो सबसे पहले जो सी सॉल्ट, पॉलन, ऐश, अगर ये कभी स्टेटमेंट दिया रहे तो हमें ये पता होना चाहिए दीज आर द कंपोनेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अगर हम इतना समझ गए, ये तो गैसेस के बारे में थे, अभी तक हमने जो भी देखा ये सिर्फ गैस थे। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ आर एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो लेयर्स में डिवाइडेड है, और ये जो लेयर्स है ना ये बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन के बेस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग ना बॉटम से देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर। रुक जाओ, मैं यहाँ पे एक पिक्चर डाल देता हूँ लेयर्स की, ताकि समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है मीजोस्फेयर। फिर क्या है, फिर है हमारा थर्मोस्फेयर, जिसे हम लोग आइनोस्फेयर भी कहते हैं। एकदम ये क्लास 7th का है, यहाँ पे सभी ने पढ़ा होगा। देन आता है एक्सोस्फेयर, सबसे लास्ट। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा बेसिकली बॉटम से टॉप अप्रोच है। हम लोग सबसे नीचे से देख रहे हैं, सबसे नीचे क्या है ट्रोपोस्फेयर, सबसे ऊपर क्या है एक्सोस्फेयर। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे हर एक एटमॉस्फेयर, हर एक लेयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ये हमारा लोअर मोस्ट लेयर है। ठीक है, लोअर मोस्ट लेयर। आप देखोगे इसका जो एवरेज हाइट होता है, ठीक है, इसका एवरेज हाइट आपको दिखेगा 13 किलोमीटर। ठीक है, अभी देखो ये जो हाइट है ना, क्या ये हाइट फिक्स होती है, ऐसा नहीं है, ये हाइट फिक्स नहीं होती है। ये एवरेज हाइट के बारे में बात कर रहा है। इसका जो हाइट होता है ना ये वेरी करता है। ठीक है, इसका हाइट क्या है, वेरीज। कैसे वेरी करता है, तो आप देखोगे पोल, हमारा जो अर्थ का शेप है, ठीक है, वो कैसा है, ये कुछ इस तरह से, पूरी तरह से स्क्वायर नहीं है, पूरा सर्कल नहीं है, ये जियोइड शेप में है। कौन सा शेप है इसका, जियोइड शेप, जो कि ऊपर से थोड़ा चिपटा एंड साइड से थोड़ा सा चौड़ा दिखता है। इसीलिए आप पोल की तरफ देखोगे, हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है इसका हाइट, एवरेज हाइट के बारे में बात हो रहा है, ये भी 8 किलोमीटर है, एंड इक्वेटर के पास इसका हाइट 18 किलोमीटर तक हो सकता है। डिफरेंस देख रहे हो आप, ये जो थिकनेस है ये कहाँ इक्वेटर पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्वेक्शन करंट। ठीक है, इक्वेटर पे कन्वेक्शन करंट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मोर इवापोरेशन, मोर वाटर वेपर। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, आखिर इसका फीचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीजें होती है, कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलती है। जितना वेदर और क्लाइमेट फेनोमेना हो रहा है ये सब कहाँ होता है, ऑल वेदर एंड क्लाइमेटिक phenomena occurs here in troposphere। अब देखो ये तो था बेसिक फीचर, अब आते हैं मेन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, आप देखोगे जब आप ट्रोपोस्फेयर में हो, ठीक है, आप इस लेयर में हो, तो क्या है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 सेंटीमीटर क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
जैसे जैसे अब ये देखो, ये क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है डिक्रीज विद हाइट। हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 सेंटीमीटर कम होता जाएगा। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं हम लोग कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर पर किलोमीटर के बारे में बात हो रहा है। और ये जो लेयर है, ये लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई लेयर है तो वो क्या है, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अभी देखो ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या होता है ना, एक बाउंड्री आती है। ठीक है, इस बाउंड्री को कहते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज। ठीक है, कहां पे, ये देखो ये पिक्चर है, ये जो बाउंड्री है इसी बाउंड्री को कहते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज। ठीक है, आखिर इस बाउंड्री का क्या मतलब होता है, तो समझो ये बाउंड्री क्या बता रहा है। ये बाउंड्री बेसिकली ट्रोपो सॉरी ट्रोपोस्फेयर बिट एंड स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच के बाउंड्री को हम क्या कर रहे हैं, ट्रोपोपॉज। इसका जो टेम्परेचर होता है ना, इसका टेम्परेचर आप देखोगे इक्वेटर पे -80 डिग्री सेल्सियस एंड पोल्स पे ये -45 डिग्री सेल्सियस होता है। और ट्रोपोपॉज के बाद क्या होता है ना, ट्रोपोपॉज वाले रीजन में आप देखोगे टेम्परेचर ना कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पॉज, ट्रोपोपॉज, इसके नाम में ही पॉज है। ठीक है, तो ये ना आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में, तो आप इसको आंसर कर सको। ठीक है, फिर है जब ये ट्रोपोपॉज आता है, इसके बाद हमारा दूसरा लेयर आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर का क्या होता है, फीचर क्या है, पहली बात तो ये समझो, ये एक्सटेंड करता है अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है जैसे जैसे मेरा हाइट इंक्रीज होगा। क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हमारा हाइट इंक्रीज हो रहा है। और इसी लेयर में होता है ओजोन लेयर, जो अभी हम लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा ना, वो ओजोन लेयर कहाँ होता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, चलो अब हम इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। आप देखना जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे फीचर्स कम होते जाएंगे, इंपॉर्टेंस कम होते जाएंगे। देखो ये भी लेयर एटमॉस्फेयर का पार्ट है, मतलब ये भी यूवी रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर, जो सबसे ज्यादा यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, हमारे अर्थ के लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा वेदर होता है, ये यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ वेदर। क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर जो है ना वो काफी स्टेबल होता है। ठीक है, तो सोचो स्टेबल एयर है जहां पे एयर फ्लक्चुएशन बहुत कम है, तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन किसी भी चीज के लिए तो बहुत अच्छा होगा। और ये किसके लिए अच्छा होता है, ये अच्छा होता है जेट एयरक्राफ्ट के लिए। आप देखोगे जो भी हमारे एयरप्लेन्स है, ठीक है, ये सब कहाँ उड़ते हैं, इसी रीजन में उड़ते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर जो होता है वो काफी स्टेबल होता है। एंड जब ये लेयर खत्म होता है तो फिर यहाँ पे एक चीज आता है, क्या, स्ट्रेटोपॉज, जैसा ट्रोपोपॉज था। ये क्या है, ये बाउंड्री बताता है किसके बीच में, स्ट्रेटोस्फेयर एंड स्ट्रेटो एंड मीजोस्फेयर, इन दोनों के बीच का बाउंड्री होता है। एंड फिर स्टार्ट होता है हमारा तीसरा, मीजोस्फेयर। सॉरी, ठीक है, अभी देखो मीजोस्फेयर जो है ये कहां तक एक्सटेंड करता है, ये एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का क्या सीन है, हर जगह पे दो चीज याद रखना, इसका हाइट और टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही हमारा हाइट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारा हाइट इंक्रीज होता जाएगा हमारा टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। और इसीलिए इसे हम सबसे ज्यादा
कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे देखोगे टेम्परेचर अप टू -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, आप देखो फीचर कम होते जा रहे हैं ना। ट्रोपोस्फेयर में हम लोगों ने इतने सारे फीचर्स देखे, जब हम लोग स्ट्रेटो में आए फीचर कम हुआ, जब हम लोग मीजोस्फेयर में आए फीचर और कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अब मीजोस्फेयर में इससे ज्यादा हमें नहीं समझना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी इतना मोर देन इनफ है। ये क्या है, इसके बाद यहाँ पे फिर एक लेयर आएगा, ये क्या है, ये है मीजोपॉज। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब अगर हम इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, रुको इतना बार बार ऊपर नहीं जाना है, हम लोग क्या करते हैं पिक्चर यहीं पे ले आते हैं। अगर हम इस पिक्चर को देखें, ओ सॉरी सेट हो जा भाई, अगर हम इस पिक्चर को देखें, हर लेयर के बाद एक बाउंड्री आ रही है, देख रहे हो, इसी बाउंड्री को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। फिर आता है मीजोपॉज, ये क्या है, ये अपर बाउंड्री है, किसका, मीजोस्फेयर का। ठीक है, एंड हम अब आता है हमारा फोर्थ लेयर, ये क्या है, थर्मोस्फेयर, सॉरी थर्मोपॉज लिख रहे थे, ये हमारा थर्मोस्फेयर। और ये जो है ना, ये एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर से लेके अप टू 400 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, और ये जो लेयर है, इस लेयर में ना कुछ नहीं होता, इस लेयर में क्या होते हैं, चार्ड आयंस, सॉरी चार्ज्ड आयन, चार्ज्ड आयन। और इसी में यहाँ पे जितने पार्टिकल्स होते हैं, ये जो आयंस हैं, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये इसी को हम लोग पार्टिकल कह रहे हैं। और ये सब पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे बुक में यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा कि चार्ज्ड पार्टिकल स्फीयर। इसका इंपैक्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, रेडियो वेव्स के लिए एकदम परफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहां तक रेडियो वेव पहुंचने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेडियो सिग्नल जो हम लोग भेजते हैं ना, वो सोचो कहां तक जा रहा है, वो जा रहा है अप टू मोर देन 80 किलोमीटर थर्मोस्फेयर तक जा रहा है, वहां से फिर ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके हम जहां भी पहुंचना चाह रहा है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। वो देखते हो ना, बड़ा सा एंटीना लगा रहता है छतरी टाइप का, इसी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को इनेबल कर दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसके लिए ये हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट समझना है हमें। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, हाइट के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, एंड देन हमारा फिफ्थ लेयर विच इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर का काम क्या है, ये हमारा अपर मोस्ट लेयर होता है, अपर मोस्ट लेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमली रेरिफाइड गैस, गैस यहाँ पे मिलता ही नहीं है, बहुत रेयर है कि यहाँ पे कोई गैस आपको मिले। ठीक है, और ये ग्रेजुअली क्या होता है, अपर आउटर स्पेस के साथ मिल जाता है। इस लेयर के बाद कोई पॉज नहीं है, ये लेयर खुद ही स्पेस से मिल जा रहा है। और यहाँ पे इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी ही नहीं है, नोन फैक्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो क्या है, वो है नीचे के ये दो लेयर, क्या, स्ट्रेटो और ट्रोपो। तो जो भी ज्योग्राफिकर हैं, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी इन्हीं दो लेयर पे फोकस करते हैं। जितने ज्योग्राफर हैं ये इन दोनों लेयर पे फोकस करते हैं, इन दोनों लेयर पे स्टडी करते हैं, इन दोनों लेयर के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, अब आता है एक और चीज, ये जो एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा, इनका जो चीजें हम लोगों ने देखी, इसमें क्या है ना कि हमें अब समझना होगा एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, क्योंकि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, एप्लीकेशन भी समझना होगा। तो ये एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको समझना है, जो कि वेदर और क्लाइमेट इस पे भी इंपैक्ट डालते हैं, एंड इसके साथ साथ ये ह्यूमन लाइफ पर भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है टेम्परेचर।
टेम्परेचर का सीन हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, हर लेयर के हिसाब से टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर हमारे अर्थ के सिस्टम को बहुत मेजर अमाउंट में कंट्रोल कर रहा है। देन आता है प्रेशर। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में समझा हुआ है, प्रेशर के बारे में समझा हुआ है। टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे टेम्परेचर किस एरिया में बढ़ता है, किस एरिया में घटता है। प्रेशर हम लोगों ने समझा है कि प्रेशर कैसे घटता बढ़ता है। ठीक है, अभी हम लोग जो क्लाइमेट है इसमें एयर के प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जब लैंडफॉर्म कर रहे थे, हम लोग वहां पे जो भी केमिकल कंपोजिशन के थ्रू रॉक्स थे, रॉक्स का प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, अंडरग्राउंड प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग एयर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। फिर आएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर आएगा विंड, फिर आएगा क्लाउड्स, एंड देन प्रेसिपिटेशन, बारिश। अभी क्या है, ये सारे की कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सारे की कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसी के बेसिस पे हम देखेंगे वेदर का डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के बेसिस पे हम देखेंगे क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी चीज में आपको डाउट है, ऑलरेडी जो कि मैंने समझाया हुआ है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज कमेंट कमेंट करो यूट्यूब वीडियो पे, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो एंड यहाँ पे अपने डाउट को पूछो। इतना ही करना है यूपीएससी के में। अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना करो, कंफर्म सिलेक्शन होगा। सब कुछ सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है, और आपको जो डाउट आ रहा है उसके लिए वीडियो बन रहा है, उसके लिए आपके पास सपोर्ट सिस्टम खुला हुआ है। यूट्यूब पे कमेंट करो या टेलीग्राम पे कमेंट करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। एंड देन आप देखो क्या हो रहा है कि अभी देखो इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे क्या क्या, देखो हमें एटमॉस्फेरिक मास के बारे में समझना है। 99% एटमॉस्फेरिक मास कहाँ है, विद इन 32 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने यहाँ पे मेजर गैस देखा, मेजर गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। हमने देखा ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट, CO2 कैसे ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट दिखा रहा है। हमने देखा ऑक्सीजन कैसे नेग्लिजिबल है आफ्टर 120 किलोमीटर। हमने फिर देखा ओजोन लेयर के बारे में, जब हमने देखा कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। फिर हमने देखा वेदर के बारे में, वेदर कहाँ होता है, हमने देखा ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। हम फिर देखे रेडियो वेव्स के बारे में, जब हम आइनोस्फेयर के बारे में देख रहे थे। फिर हमने मीजोस्फेयर देखा जो कि कोल्डेस्ट लेयर होता है। हमने हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर के बारे में बात की, डस्ट पार्टिकल में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, जिस पे स्टेटमेंट बनते हैं यूपीएससी के। तो अगर ये सारे टर्म्स आपको समझ में आते हैं, ये सारे टर्म्स अगर आप एक बार में देख के समझ पा रहे हो ये टर्म्स क्या बताना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में क्लाइमेट के, जहाँ पे हम लोग क्लाइमेट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, आपकी मर्जी।